हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 12। तो पार्ट 2 जो आपका ऑप्टिक्स वाला चैप्टर है, प्रकाशिकी वाला चैप्टर है, उसके पार्ट 2 में जो डेरिवेशन या बड़े क्वेश्चन जो है वो देखेंगे। इससे पहले हमने वन वर्ड वाले क्वेश्चंस को सब कवर कर लिया था। तो इसमें पूछा गया है सिद्ध कीजिए। सिद्ध क्या करना है आपको? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू एयर गुणा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर गुणा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास इज इक्वल टू 1। मतलब अगर तीनों के अपवर्तनांक को गुणा करें एक दूसरे के सापेक्ष तो आंसर क्या है? 1। या इसी को उल्टा करके भी ऐसा भी लिख सकते हैं। तो बच्चों इसको भी हम डेरिवेशन के माध्यम से भी कर सकते हैं। अगर मैं बोलूं पहला माध्यम क्या है, ये, दूसरा माध्यम ये और तीसरा माध्यम ये। प्रकाश की किरण में मान लेता हूं ये एयर है, ये वाटर है और ये ग्लास है। तो चित्र कैसा बनेगा? एयर से ये प्रकाश आ रहा है और यहां पर एक नॉर्मल बनेगा, ये किरण प्रकाश की अविलंब की ओर झुक जाएगी। फिर से ये दोनों मीडियम में, ये वाटर और ग्लास में ग्लास डेंसर है तो ये और झुक जाएगी, लेकिन लास्ट में ये किरण क्या हो जाएगी? इसके समांतर हो जाएगी। ये निर्गत किरण हो जाएगी हमारी और वापस ये क्या जाएगा? एयर। ये झुकती गई, ये आपतन कोण है आई, ये आपका निर्गत कोण R1 होगा और यही आपका R1 हो जाएगा। और ये R1 यहाँ आपतन हो गई, ये इसको क्या बोलेंगे आप? R2 बोल देंगे। तो यहां पर ये क्या हो जाएगा? R2 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा? E। और I बराबर क्या हो जाएगा बच्चों? E हो जाएगा। ये ध्यान रखना है आपको, है ना। अब देखिए हम जानते हैं जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वायु में प्रकाश की चाल बटे कांच में प्रकाश की चाल, दोनों का अनुपात जो होता है वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका? वाटर का विद रिस्पेक्ट टू एयर, ऐसा लिख देंगे। ये स्नेल के नियम से हो जाएगा। ऐसा ही जब वाटर से ग्लास में जाएगी तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका? ग्लास का विद रिस्पेक्ट टू वाटर आ जाएगा। ओके, और उसमें स्नेल का नियम यूज करके हम तीनों को क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। ये चित्र पहले देख लीजिएगा, चित्र समझ में जाएगा तो आप ये डेरिवेशन की हेल्प से ये देखिए सिद्ध हो गया। ठीक है। जहां आपको ऐसा लग रहा है कि सर आप ही सॉल्व करके बताइए, मैं बता दूंगा, लेकिन आपको यहां मैंने मोस्टली जो कॉन्सेप्ट था इसमें बता दिया गया है आपके द्वारा, मेरे द्वारा आपको। अब नेक्स्ट आता है प्रकाश का तरंग सिद्धांत क्या है। अगर हमसे पूछ ले प्रकाश का तरंग सिद्धांत क्या है, कि हम ये बोलते हैं कि प्रकाश तरंग के रूप में भी होता है। तो प्रकाश का तरंग सिद्धांत, प्रकाश के तरंग सिद्धांत के अनुसार प्रकाश तरंगों के रूप में चलता है। विभिन्न रंगों की प्रकाश तरंग की तरंगदैर्घ्य भिन्न भिन्न होती है। इन तरंगों के चलने के लिए एक भारहीन समांगी प्रत्यास्थ तथा सर्वव्यापी माध्यम ईथर की कल्पना की गई है। ये तरंगे सभी दिशाओं में प्रकाश के वेग से गमन करती हैं। प्रारंभ में इन तरंगों को अनुदैर्घ्य माना गया था, लेकिन बाद में ध्रुवण की व्याख्या करने के बाद में इनको कौन सी माना गया है? अनुप्रस्थ तरंगे माना गया है। मतलब प्रकाश की जो किरणें होती है वो अनुप्रस्थ होती है बच्चों। ठीक है, तो ये सिद्धांत है ना। प्रकाश के तरंग सिद्धांत से ये भी आप चाहे तो इसको भी पढ़ ले, है ना। लेकिन यहां मेन हमारा देखते हैं तरंगाग्र किसे कहते हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं। तो तरंगाग्र बच्चों, तरंगाग्र किसको एक बार पढ़ ले? किसी स्रोत से निकली तरंगों से प्रवाहित माध्यम में किसी क्षण खींचा गया ऐसा पृष्ठ जिस पर स्थित सभी कणों के कंपन समान कला में होते हैं, तरंगाग्र कहलाता है ना। तरंगाग्र कहलाता है। अगर मैं इसको थोड़ा सा समझाने की कोशिश करूं, तरंगाग्र का मतलब ये होता है, अगर मैं यहां एक सोर्स इमेजिन करूं और ये इनके सारे सोर्स पर सारे बिंदु करूं तो इनके छोटे छोटे क्या निकलेंगी? वेवलेट्स निकलेंगी। और ये वेवलेट्स जो निकलेंगी, इन वेवलेट्स को मिलाते हुए हम क्या खींचेंगे? हम क्या खींचेंगे बच्चों? पहले तो इनको सबको आपस में मिला देंगे और इनको मिलाते हुए एक टेंजेंट करेंगे, टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। और टेंजेंट ड्रॉ करने से ये एक नया जो हमें पार्ट मिला है ये हमारा होगा तरंगाग्र। ठीक है, चलो आगे देखते हैं कितने प्रकार के तरंगाग्र होते हैं। तो ये 3 प्रकार के तरंगाग्र होते हैं। पहला तरंगाग्र आपका क्या है? समतल तरंगाग्र। समतल तरंगाग्र कब होता है? जब प्रकाश स्रोत कहां पर हो? अनंत पर हो। अनंत पर होता है तो प्रकाश की किरणें कैसी होती? किरणें कैसी होती है? समांतर होती है। और जो तरंगाग्र होता है वो उस पर कैसे होता है? लंबवत होता है। इसलिए हम इसको ऐसा ड्रॉ कर सकते हैं। गोलीय तरंगाग्र कैसे कहेंगे? जब हमारे पास स्रोत कैसा हो? बिंदु आकार का हो, और तो उससे निकलने वाला जो तरंगाग्र होगा वो कैसा होगा बेटा? गोलीय होगा। तीसरा है बेलनाकार। कैसा होगा? अगर हमारा माध्यम कैसा हो? किसी झिरी के रूप में या एक लाइन के रूप में हो, जैसे ये, तो इसमें ये इस टाइप से लाइन से करेंगे तो ये बहुत सारे सर्कल वाले बन जाएंगे, लेकिन इनको सबको मिलाएंगे तो हमें ये तरंगाग्र क्या मिल जाएगा? एक बेलनाकार तरंगाग्र मिल जाएगा। ये यहां तक। तो ये समतल तरंगाग्र,
ये आपका गोलाकार तरंगाग्र और ये बेलनाकार तरंगाग्र कब मिलते हैं ये आपको ऑलरेडी दिख रहा है। एक और इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट का नेम का भाई जो नियम हो कोई सा भी हो वो तो इंपॉर्टेंट होता ही है। तो इसमें लिखा है हाइगन के द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत समझाइए, पूछा जा सकता है बच्चों ये। तो ये द्वितीयक तरंगिकाओं को बनाने के लिए ही हाइगन का सिद्धांत है ये। तो तरंगाग्र पर स्थित माध्यम का प्रत्येक कण नवीन विक्षोभ उत्पन्न करने का केंद्र होता है। इस नवीन विक्षोभ को द्वितीयक तरंगिका कहते हैं। मतलब दूसरा पॉइंट, इसके दो बिंदु देखते हैं। किसी भी क्षण इन द्वितीयक तरंगिकाओं पर खींचा गया हो विनिश स्पर्श तल तथा उस क्षण नवीन तरंगाग्र की स्थिति प्रदर्शित करते हैं। मतलब अगर मैं बोलूं ये मेरे पास एक दिया हुआ तरंगाग्र है तो ये स्रोत की तरह व्यवहार करेंगे और ये इस टाइप से, जैसे पहले वाले उसमें बताया, ये इस टाइप से हम ड्रॉ करेंगे और इनको एक क्या कर देंगे गोलाकार गोलाकार बनाकर फिर इनसे स्पर्श करते हुए एक नया तरंगाग्र बनाते हैं। यही होता है द्वितीयक तरंगिका या सेकेंडरी वेव फ्रंट। ठीक है, नेक्स्ट है प्रकाश के व्यतिकरण से आप क्या समझते हैं, है ना। चलिए, प्रकाश के व्यतिकरण से आप क्या समझते हैं। तो प्रकाश का व्यतिकरण क्या होता है, ये व्यतिकरण और विवर्तन में अंतर भी पूछते हैं कई बार। तो आप दो क्वेश्चन है 10वां और 11वां क्वेश्चन, इनको अच्छे से देख लीजिएगा। जहां पर नहीं समझ में आए आप मुझसे पूछिएगा। ये हो गया दोनों, है ना। आगे बढ़ते हैं, है ना। परिभाषाएं लिखी है इसलिए मैं ज्यादा इस पर डिटेल में न जाकर सिर्फ आपको नोट्स पर्पज से देख रहा हूं। क्रांतिक कोण का भी मैंने अभी बताया था कि जब प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएंगी लेकिन जो अपवर्तन कोण का मान कितना हो जाएगा ये देखिएगा। ये मान लीजिए विरल माध्यम है और ये क्या है सघन माध्यम है और प्रकाश सघन से विरल में जाएंगी। सघन से किस में जा रही हैं, विरल में जाती है। लेकिन ये यहां पर क्या हो जाए, यहां नॉर्मल होगा, नॉर्मल के साथ में ये कितना रिफ्लेक्शन एंगल बना ले 90 डिग्री। तो जो सघन माध्यम का आपतन कोण है इसी को हम बोलते हैं क्रांतिक कोण, जैसा कि परिभाषा में लिखा होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पूर्ण आंतरिक परावर्तन भी कई बार पूछा जा चुका है बेटा। ये तो क्वेश्चन आप मान के चलिए इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जा चुका है और पूछ भी सकते हैं। पूर्ण आंतरिक परावर्तन से क्या समझते हैं, पूर्ण आंतरिक परावर्तन की शर्तें एवं कोई दो अनुप्रयोग लिखिए। तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन, यदि प्रकाश किरण सघन माध्यम से क्रांतिक कोण से अधिक आपतन कोण पर आकर विरल माध्यम के सीमा पृष्ठ पर टकराती है तो वह परावर्तन के नियमों का पालन करते हुए सघन माध्यम में ही पूर्ण परावर्तित हो जाती है। इस क्रिया को पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। इसकी शर्तें बहुत इंपॉर्टेंट है। शर्तें, प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाना चाहिए, आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से बड़ा होना चाहिए। अनुप्रयोग की बात करें तो वैसे तो बहुत सारे अनुप्रयोग होते हैं लेकिन दो दिए हैं आपको। पूर्ण परावर्तक प्रिज्म स्पेशल डिजाइन के प्रिज्म होते हैं और प्रकाशिक तंतु जिसको ऑप्टिकल फाइबर हम कहते हैं। यहां पर दिया स्पष्ट कीजिए, जल के अंदर वायु का बुलबुला जिसका पृष्ठ उत्तल है अवतल लेंस की भांति व्यवहार करता है। तो ये आप 3-4 पॉइंट इसके देख सकते हैं। ये आपको एमसीक्यू में भी ये बहुत सारे पॉइंट दिए हैं, सारे पढ़ना पड़ेगा आपको। वायु के बुलबुले का पृष्ठ उत्तल होता है इसलिए यह उत्तल लेंस जैसा दिखता है, लेकिन जल का अपवर्तनांक वायु के अपवर्तनांक से अधिक होता है इसलिए वो कैसा व्यवहार करता है, अवतल लेंस के जैसा व्यवहार करता है। जब प्रकाश की किरणें जल से वायु के बुलबुले में प्रवेश करती तो अविलंब से दूर मुड़ जाती है जिससे प्रकाश का अपसरण होता है। मतलब कुल मिला के जो उत्तल लेंस है, जो वायु का बुलबुला दिखने में तो उत्तल जैसा लगता है लेकिन वो अंदर पानी के अंदर वो कैसा हो जाता है, अवतल की तरह हो जाता है। तो उसका कारण पूछते हैं तो आप ये 3-4 कारण आपको पता होना चाहिए। इसके बाद में लेंस का आवर्धन से आप क्या समझते हैं, मैग्निफिकेशन से क्या समझते हैं। तो मैग्निफिकेशन प्रतिबिंब की लंबाई बटे वस्तु की लंबाई का जो अनुपात होता है उसी को हम रेखीय आवर्धन या लेंस का आवर्धन कहते हैं, जैसा कि आप फॉर्मूले भी देख रहे हैं। ठीक है, लेंस की क्षमता भी हमें पता होना चाहिए। लेंस की क्षमता क्या होता है, तो लेंस की क्षमता उसकी फोकस दूरी के व्युत्क्रम के बराबर होती है। इसका मात्रक डायोप्टर होता है। सूत्र की बात करें तो P से हम डिनोट करेंगे, ये 1 लेंस की फोकस दूरी होगा। इसके बाद में इसी में ध्रुवित और अध्रुवित प्रकाश में अंतर, अध्रुवित और ध्रुवित प्रकाश में अंतर। अगर हम बात करें सन की किरणें हमारे तक यहां आ रही है तो ये सबका सब प्रकाश कैसा है बच्चों, अध्रुवित प्रकाश है, अनपोलराइज्ड है।
लेकिन हम स्पेशल डिजाइन के चश्मों से अगर वो लाइट को देख रहे हैं जिसमें से कुछ वाइब्रेशंस क्या हो रहे हैं, कट रहे हैं, तो वो कैसी है? पोलराइज लाइट है, ध्रुवित प्रकाश है। ये आपको दोनों अंतर दिए हुए हैं, अध्रुवित प्रकाश तथा ध्रुवित प्रकाश के बारे में। अध्रुवित प्रकाश का दिया है मतलब सामान्य प्रकाश, ठीक है, ये सामान्य, ये देखिए अध्रुवित प्रकाश का पहले देख लीजिएगा, यहां तक अध्रुवित प्रकाश का दिया है, ये 1 2 3 4 3 पॉइंट। फिर ये ध्रुवित प्रकाश का दिया हुआ है, ये, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ध्रुवण कोण किसे से क्या तात्पर्य है? तो ध्रुवण कोण ऐसे जनरल पढ़ लेते हैं हम। ध्रुवण कोण किसी परावर्तक तल पर प्रकाश का वह आपतन कोण जिससे परावर्तित प्रकाश समतल ध्रुवित हो जाता है। मतलब प्रॉपर तरीके से जो अगर प्रकाश को हम किसी मीडियम में एंटर करवाएं और प्रकाश क्या हो जाए 100%, मतलब ज्यादा से ज्यादा ध्रुवित हो जाए, समतल ध्रुवित हो जाए, तो उसको उस कोण को क्या बोलेंगे? आपतन कोण को ही बोलेंगे ध्रुवण कोण। प्रकाश स्रोतों के कला संबंध होने के लिए दो और शर्तें लिखिए, है ना। कई बार ये सीबीएसई बोर्ड में पूछा जाता था इंग्लिश मीडियम में, लेकिन आपको भी पता होना चाहिए कि अगर आप दो स्रोतों के कला संबंध होने के लिए क्या शर्तें होने चाहिए, तो दोनों की आवृत्ति समान होना चाहिए और कलांतर या तो नियंतर होना चाहिए, कलांतर क्या होना चाहिए? नियत होना चाहिए, या फिर जीरो भी हो सकता है। तो ये दोनों अंतर देख लीजिएगा बेटा। ये क्वेश्चन क्या है? प्रकाश स्रोतों के कला संबंध होने के लिए दो शर्तें। आई होप ये भी समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। देखो रिपीट हो रहा है, ये समान आवृत्ति नियत कलांतर, ये रिपीट हो गया है। अब ये लेंस सूत्र, पतले लेंस का सूत्र उत्तल लेंस के लिए पूछा गया है, तो एक बार आप देख लीजिएगा, है ना। डेरिवेशन नहीं करवाऊंगा अभी, सिर्फ आपको नोट्स पर्पस से मैं, ये 2019 में पूछा जा चुका है और हो सकता है अभी बाद में भी पूछा गया हो। देखिए पूरा डेरिवेशन शॉर्ट में देखते जाइए, है ना। वैसे मेरे वीडियो भी बने हुए हैं इस पर, अगर आप देखेंगे तो ये देखिए 1/f = 1/v - 1/u, ये उत्तल लेंस के लिए कर दिया। अब ये अवतल दर्पण का भी वैसा का वैसे ही देखिए ये डेरिवेशन, लेकिन ये स्मॉल f = कैपिटल और R का सिद्ध करने का है, तो ये भी आप देख लीजिए बच्चों। ये अवतल दर्पण का है, f = R/2। अब ये है गोलीय सतह पर अपवर्तन का सूत्र, जिसकी सहायता से किसी लेंस के लिए सिद्ध कीजिए, तो ये भी आप देख लीजिए 2023 में आ चुका है ऑलरेडी ये। या अथवा में लेंस निर्माता सूत्र भी लिखा हुआ है ना। तो लेंस निर्माता सूत्र भी हमें पता होना चाहिए। देखिए सूत्र का निर्माण, ये लेंस निर्माता सूत्र के लिए बना हुआ है। देखिए लेंस निर्माता सूत्र का वैसे मैंने अलग से डेरिवेशन बनाया है, ये देखिएगा बच्चों, है ना, कर लोगे। इसके बाद में फोकस दूरी वाला भी एक क्वेश्चन आई थिंक 2024 में आया हुआ है ये, तो ये भी आप देख लीजिएगा। जब दो पतले लेंस किसी फोकस दूरी f1 और f2 परस्पर संपर्क में रखें, तब सिद्ध कीजिए कि इनका संयोग की फोकस दूरी 1/f = 1/f1 + 1/f2 या इस टाइप से होना चाहिए। तो इसको भी आप देख लीजिए, 22 में आया है, 24 में आया है ये क्वेश्चन, ये देखिएगा, है ना। इस टाइप से भी पूछ सकते हैं। देखो डिफरेंट टाइप्स के लिए, ये देखिए दोनों लेंसेस को संयोजन करके रखा हुआ है, ये रखा हुआ है, ऐसे करके आपने सिद्ध कर दिया। कोई बहुत ज्यादा इसमें दिमाग में, डायग्राम ध्यान रखिए, डायग्राम जितना भी हो डायग्राम आपको आना चाहिए, क्योंकि डायग्राम के मार्क्स आपको मिलते हैं। ये कुल पावर जुड़ जाती है, आपको पता है जब लेंसों को हम संयोजित करते हैं तो पावर P1 + P2 हो जाती है। अगर लेंस अपोजिट है तो उसके साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग ऐड होता है। न्यूनतम विचलन कोण, न्यूनतम विचलन कोण किसको कहते हैं? तो प्रिज्म से जब प्रकाश को गुजारा जाता है तो कुछ कंडीशन फॉलो करके जब कोण, विचलन कोण न्यूनतम हो जाता है तो उसको न्यूनतम विचलन कोण बोलते हैं। इसका सूत्र ये होता है। इसका भी मैंने स्पेशल वीडियो भी बनाया है, अगर आप देखना चाहते हैं फिजिक्स गुरु शिप में, आप ये पर्टिकुलर टॉपिक डालकर देखेंगे तो आपको ये आंसर मिल जाएगा। ये वही दिया हुआ है, देखो इसको फिर से ले लिया इन्होंने, ये देखो पूरा डेरिवेशन दिया हुआ है ना। अदरवाइज आप सिंपल टॉपिक में भी देखेंगे तो भी मिल जाएगा। ये अब अभी हमने क्या देखा था? लेंस सूत्र देखा था। अब दर्पण सूत्र आ गया, 1/f = 1/v + 1/u। इसमें प्लस आता है, 1/v भी प्लस में होगा, 1/u भी प्लस में होगा और इक्वल में 1/f भी प्लस में होगा।
तो ये देखिए, ये आपको अवतल दर्पण से इन्होंने सिद्ध करके बताया है। देखिए इसके बाद में ऊपर जाते हैं, आप ये कंडीशन ले लेते हैं, ये प्रॉपर्टीज का यूज करते हैं और फाइनली आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके कुछ करके आंसर को आप इसको आगे भी नहीं सॉल्व किया, क्रॉस मल्टीप्लाई करके करेंगे तो आप सिद्ध कर देंगे। आप देख लीजिएगा करके, है ना, ठीक है। बस अब तो क्रॉस मल्टीप्लाई करना है और जो कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल कर देना है। तो फाइनली आपको क्या मिल जाएगा इसमें लास्ट में, आप लिख देंगे 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, और लास्ट में ये जरूर लिखिए, यही सिद्ध करना था, जो सिद्ध करना है वो जरूर लिखिएगा क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद। अब देखो इसके बाद में क्या आ गया, 2019 और 24 में भी आया है, कौन सा हमारा सरल सूक्ष्मदर्शी का निम्न बिंदुओं के आधार पर। तो चित्र तो आप ऐसा कर लो बेटा, बहुत अच्छे से प्रैक्टिस होना चाहिए चित्र की। तो देखो ये लिया है, अब इसके बहुत स्लो मोशन में मैं इसको मूव करवाऊंगा। ये देखिए चित्र के बाद में ये लिखना है आपको, और ये सूत्र पता होना चाहिए, आवर्धन क्षमता का प्रतिबिंब का दर्शन कोण और बटे स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर स्थित वस्तु का दर्शन कोण। ठीक है, अगर इसको थोड़ा सा शॉर्ट में आगे जाएं तो ये पूरा डेरिवेशन दिया है। ये देखिए बच्चों, ये तो इतना तक m इज इक्वल टू 1 प्लस डी अपॉन एफ। अब ये एक न्यूमेरिकल वाला पोर्शन दिया है, तो न्यूमेरिकल पोर्शन में बच्चों आप चाहे तो मैं इसको सॉल्व कर दूंगा, लेकिन आपके पास सॉल्यूशन लिखा हुआ 40 सेंटीमीटर वक्र जाके अवतल दर्पण के सम्मुख 40 सेंटीमीटर दूरी पर 5 सेंटीमीटर लंबे की वस्तु रखी हुई है, प्रतिबिंब की दर्पण से दूरी तथा आकार बताइए। तो r बराबर 40 सेंटीमीटर, माइनस क्यों आया है, क्योंकि दर्पण कौन सा है, अवतल है, u तो आपका माइनस ही लेना है, और ऑब्जेक्ट की साइज कितनी है 5 सेंटीमीटर, तो v बताना है और i बताना है। तो पहले तो आप क्या बता देते हैं, f निकाल लेते हैं, f माइनस 20 सेंटीमीटर जाएगा क्योंकि अवतल दर्पण है। फिर लेंस दर्पण सूत्र है, दर्पण सूत्र से आप वैल्यू पुट करेंगे तो v का मान आपको मिल जाएगा माइनस 40 सेंटीमीटर। तो प्रतिबिंब से दर्पण की दूरी कितनी हो जाएगी, माइनस, किधर बनेगा ये, जिधर वस्तु है उधर ही, और इससे रेखीय आवर्धन का सूत्र लिखा लेंगे, और रेखीय आवर्धन में इमेज की साइज कितनी मिल जाएगी, 5 सेंटीमीटर हो जाएगी, और 5 माइनस में आ रहा मतलब रियल एंड इन्वर्टेड है। अब दूसरा न्यूमेरिकल है, 2020 में भी आया है, इसमें फोकस दूरी ज्ञात करनी है। एक समतल उत्तल लेंस की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, कांच का अपवर्तनांक इतना है। भाई समतल की जो फोकस दूरी होती है वो अनंत होती है, ये याद रखिएगा। और तो R1 क्या हो जाएगा, अनंत हो जाएगा, फोकस दूरी R1 क्या हो जाएगा, अनंत हो जाएगा, R2 क्या हो जाएगा, 20 सेंटीमीटर हो जाएगा, और n की वैल्यू है, और लेंस मेकर फॉर्मूला जो है, लेंस निर्माता सूत्र, उससे आप निकालेंगे तो ये f बराबर 40 सेंटीमीटर आ जाएगा। 20 में आया है ये क्वेश्चन। फिर 21वां नंबर क्वेश्चन, ये भी न्यूमेरिकल है, ये भी 23 में पूछा गया था। तो देखते जाइए, ये सारे न्यूमेरिकल्स बहुत सिंपल है अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो। जिनको अगर आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे कि सर इसका न्यूमेरिकल में बता दीजिए, क्वेश्चन आपको लिखना पड़ेगा बच्चों, आपको बताना पड़ेगा कि सर इसका क्वेश्चन बता दीजिए, तो डेफिनेटली मैं आपको बता दूंगी। मुझे नहीं पता चल पा रहा है कि आपको कौन से न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करवानी है, लेकिन अभी जो क्वेश्चन है 2023 में पूछा जा चुका है, तो ये लेंस निर्माता सूत्र से ही है ना। ये देखिएगा, जब कांच से बने हुए लेंस को वायु में रखते हैं तो उसकी फोकस दूरी कम होती है, और उसी कांच से बने हुए लेंस को जब हम जल में रखते हैं तो उसकी फोकस दूरी बढ़ जाती है। कई बार ऐसा क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं। तो फोकस दूरी देखिए 78.24 हो गई है, 78.24 हो गई है, और वायु में कितनी थी, 20 थी, तो लगभग 3-4 गुना बढ़ जाएगी। 3 गुना तो लगभग बढ़ी गई, 20 या 60, लगभग 3.5 गुना बढ़ गई है। इसके अलावा देखो, ये तो आपको सारे दिए थे, इसकी जो स्लाइड थी उसमें, लेकिन इसके अलावा आपका कंपाउंड माइक्रोस्कोप हो सकता है, आपका विवर्तन तथा व्यतिकरण में अंतर पूछ लेते हैं, इनको भी आप साथ ही साथ देखना। ये तो आपको मैंने प्रोवाइड कर ही दिए हैं। और फिर भी अगर आपको इसमें कोई पर्टिकुलर इस यूनिट में, ये यूनिट नंबर 6 है, और लगभग इसमें से 15 मार्क्स के तो आते ही हैं क्वेश्चन, 14 से 15 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। जो डाउट हो आप पूछिएगा। अरे भाई, तो मैंने आपको शेयर कर दिया है। थैंक यू।